मेरठ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उद्गम स्थल मेरठ। क्रांति की ये भूमि कई अहम बदलावों की साक्षी रही है। बीते वर्षों में इस ऐतिहासिक शहर के साथ ही पूरे मेरठ संसदीय क्षेत्र की तस्वीर अब बदल रही है। प्रगति के नए आयाम गढ़ रहे इस संसदीय क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी वर्तमान में राजेंद्र अग्रवाल के कंधों पर है। नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद इस कड़ी में हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की मेरठ संसदीय सीट की तरफ। मेरठ संसदीय सीट में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और यहां पिछले 15 सालों में क्या बड़ा परिवर्तन आया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहां के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र अग्रवाल जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजेंद्र जी, मेरठ की जहाँ तक बात है तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उसके लिए जाना जाता है। 1857 की क्रांति का आगाज जो है वो यहीं से हुआ था। और कौन कौन से पहचान है आपकी संसदीय सीट की? देखिए, मेरठ प्राचीन शहर है और इसका नाम ऐसा माना जाता है कि मय जो दानव थे, जो मंदोदरी के पिता भी थे, उनके द्वारा मय राष्ट्र, वहाँ से इसके नाम का मेरठ इस प्रकार से नाम ये बना। और मंदोदरी यहीं की थी, रावण की ससुराल इस रूप में विख्यात है ये। और उसके अलावा फिर महाभारत की दृष्टि से भी मेरठ का जो सारा क्षेत्र है, एक तरफ हस्तिनापुर है, दूसरी तरफ इंद्रप्रस्थ है, तो ये वह भी क्षेत्र रहा है। और उसके बाद जैसा आपने कहा, 1857 का जो प्रथम स्वातंत्र्य समर है, जो 10 मई को यहाँ से प्रारंभ हुआ, उसका भी ये उद्गम स्थल है। तो एक प्रकार से, और वैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये मुख्यालय है। ये तो ये इसकी विशेषता, यहाँ के अपनी खड़ी बोली का ये जन्म स्थान है, यहाँ की अपनी एक लोक कला है, यहाँ का अपना लोक साहित्य है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण, प्राचीन और इस प्रकार का मेरठ शहर है। क्रांति की भूमि मेरठ में औगड़नाथ मंदिर का विशेष महत्व है। ये वही स्थान है जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका गया था। 1857 की क्रांति और क्रांतिकारी मंगल पांडे समेत देश के लिए शहीद हुए लोगों की याद में मेरठ में शहीद स्मारक बनाया गया है। मेरठ स्थित इस शहीद स्मारक में अब अमर जवान ज्योति को भी स्थापित कर दिया गया है। यहाँ का राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी भावी पीढ़ियों को प्रेरणा दे रहा है। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमर जवान ज्योति जलाई गई है, जो 15 अगस्त 2021 को जलना प्रारंभ हुई है। इसके अलावा इस परिसर में एक संग्रहालय भी है, जिसको उच्चीकृत किया गया है, अपग्रेड किया गया है। इसमें आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स बेस करके 1857 की घटनाओं को चरणबद्ध तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर शहीद स्मारक है, पहले से भी है, परंतु वो और अधिक ध्यान में आए तो वहाँ पर लाइट एंड साउंड का शो हुआ, या वहाँ पर जो है एक अच्छी एक गैलरी बनी, या वहाँ पर अमर जवान ज्योति वो निरंतर जलती है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई तो ध्यान में आए लोगों के। या इसी प्रकार से हस्तिनापुर भी, हालांकि मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं है, परंतु हस्तिनापुर भी मेरठ की पहचान है। कौरवों की पांडवकालीन राजधानी वो है, तो उसको पुरातत्विक सर्किल के रूप में स्थापित करवाना, उसकी मेरी कोशिश हुई। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का जन्म 2 अक्टूबर 1951 को हापुड़ के पिलखुआ में हुआ। ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले राजेंद्र अग्रवाल ने फिजिक्स में एमएससी करने के बाद अध्यापन कार्य भी किया। कि मैं छोटे से कस्बे पिलखुआ से आता हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ। वहीं से मैंने पिलखुआ से इंटरमीडिएट किया। बाद में बीएससी करने के लिए मैं हापुड़ आ गया, क्योंकि वहाँ पर ग्रेजुएशन की सुविधा नहीं थी। और पीजी करने के लिए मैं मोदीनगर गया। तो मैं 1970 में मैंने एमएससी किया। 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी। फिर मैं संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जिसे प्रचारक कहते हैं, वो मैं हुआ। और 13 वर्ष तक मैंने संघ के प्रचारक के रूप में विभिन्न स्थानों पर दायित्व का निर्वहन किया। फिर मैं 84 में मैं वापस आया, प्रचारक जीवन से वापस आ गया। मैं फिर गृहस्थ जीवन में मैंने प्रवेश किया। तो यहाँ भी मेरे पास संगठन के ही दायित्व रहे। राजेंद्र अग्रवाल उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया। 25 जून को आपातकाल लगा 1975 में। मैं उन दिनों पीलीभीत के अंदर संघ के जिला प्रचारक के नाते काम कर रहा था। जुलाई के महीने में ही मैं गिरफ्तार हो गया
और पहले एफआईआर में मैं रहा, 16 महीने में पीलीभीत की जिला जेल में रहा। और एफआईआर के जो मुकदमे थे सब आप देखेंगे तो सारे फर्जी मुकदमे थे, था भी नहीं कुछ वैसा। तो वो मुकदमों में बाद में निर्णय भी आने लगे कि नहीं इनको छोड़ दिया जाए, तो मुझको भी छोड़ा गया। लेकिन जैसे ही मैं ड्योढ़ी में पहुंचा वहीं पर मुझको मीसा के अंतर्गत बंदी बना लिया गया और ड्योढ़ी से ही मुझको ले जा करके बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ भी मैं 5 महीना, कुल मिलाकर के 21 महीने का मेरा कारावास रहा। राजेंद्र अग्रवाल 1997 में बीजेपी में शामिल हुए। 1997 से लेकर सन 2000 तक ये मेरठ महानगर के अध्यक्ष रहे। राजेंद्र अग्रवाल 2009 में पहली बार मेरठ संसदीय सीट से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। मई 2014 में ये दूसरी बार 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इन्होंने बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद अखलाक को 2,32,326 वोटों के अंतर से हराया। मई 2019 में हुए कड़े मुकाबले में इन्होंने बीएसपी के हाजी याकूब कुरैशी को हराया और लगातार तीसरी बार 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। अहम राजेंद्र अग्रवाल लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नः शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षयिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जनता से सीधा कनेक्ट और लोगों से सहज भाव से मिलना ही राजेंद्र अग्रवाल की कामयाबी का राज है। मेरा इतना मैं कह सकता हूं कि हमें सहज भाव से जनता के बीच में रहते हुए और जनता से जुड़े हुए विषयों को संसद में उठाते हुए एक उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं समझता हूं कि अपनी भूमिका निभा रहा हूं। अभी तो यदि जनता मुझको तीसरी बार चुन रही है तो मैं यही कहूँगा कि जनता ने मेरे काम करने के तरीके को अप्रिशिएट किया है। राजेंद्र अग्रवाल संसद में भी काफी सक्रिय रहते हैं। 16वीं लोकसभा में इनकी उपस्थिति 98% रही। 17वीं लोकसभा में अब तक इनकी अटेंडेंस 96% है। इन्होंने 16वीं लोकसभा में 172 और 17वीं लोकसभा में 75 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। ये 16वीं लोकसभा में जनहित से जुड़े 298 और 17वीं लोकसभा में 147 सवाल पूछ चुके हैं। राजेंद्र अग्रवाल 16वीं लोकसभा में 8 और 17वीं लोकसभा में 6 प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर चुके हैं। एक विषय मैंने इसका कैंटोनमेंट के क्षेत्र का मैंने निरंतर उठाया है और उसके कारण से एक कमेटी बनी, प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए निर्देशित किया और उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसके आधार पर नया कानून बना। जो पुराने समय के जो नियम चल रहे हैं कैंटोनमेंट्स के अंदर उसको बदलने की तैयारी है। राजेंद्र अग्रवाल सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के चेयरपर्सन हैं। ये सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति एवं शिक्षा, महिला, बाल एवं युवा एवं खेल मामलों संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। ये गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। यहाँ पर बहुत अवैध कटान होता था पशुओं का, जिसके कारण से स्वास्थ्य की दृष्टि से वो खतरनाक था और पूरा का पूरा जो पर्यावरण है आसपास का वो बड़ा खराब रहता था। यानी खून बहता रहता था और वो धरती के अंदर भी जाता था, तो उसके पानी भी प्रदूषित होता था। तो उस विषय को मैंने उठाया और पिटीशन कमेटी को मैं यहाँ लेकर के आया। तो उसका परिणाम ये हो कि सबके ध्यान में आया वो, और धीरे धीरे विषय वो अपने परिणाम तक पहुँचा और वो कटान बंद हुआ है। राजेंद्र अग्रवाल लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में शामिल हैं। ये अक्सर लोकसभा की आसंदी से सांसदों से शांत रहने का आग्रह करते देखे जा सकते हैं। आप बैठ जाइए। वो चिंता तो होती है, लेकिन इसके बाद भी प्रत्येक सांसद का अपना अधिकार है और जो सदन है वो उन्हीं का है। तो कोशिश ये रहती है कि शांतिपूर्वक उनको ध्यान दिलाया जाए इस तरफ, और मैं समझता हूँ कि लोग के ध्यान में आता भी है। पार्टी का ही कई बार किसी दल का कोई विशेष योजना हो, थोड़ा हंगामा करने की तो बात दूसरी है। अन्यथा व्यक्तिगत स्तर पर मैंने ये अनुभव किया है कि सभी सांसद इस बात से सहमत रहते हैं कि यहाँ कार्रवाई चलनी चाहिए और वो सहयोग भी करते हैं।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल अपने क्षेत्र की जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। मेरठ के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित इनका आवास ही इनका कैंप कार्यालय है। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर इनके पास पहुंचते हैं। हमारे सांसद जो हैं वो इतने सक्रिय हैं कि वो मेरठ को विकसित करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, और इतना काम करने के बावजूद भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई लोगों से मिलने जुलने के अंदर कोई कोताही नहीं करते। जब भी हम अपनी किसी भी समस्या को लेकर उनसे मिले तो उन्होंने हमें समय भी दिया और उस समस्या का निराकरण भी कराया। कोई भी किसी भी क्षेत्र का सांसद या विधायक होता है, लोग समस्या दे के आते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन हमारे सांसद जी उस समस्या के बारे में फॉलो अप भी लेते हैं। ये बड़े गर्व का विषय है और हमें अपने सांसद पर गर्व है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल जनता से सीधा कनेक्ट बनाने में भरोसा रखते हैं। ये विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत के साथ ही ग्राउंड जीरो पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करते हैं। सांसद जी का तो इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसके बावजूद भी अब ये पल पल हर प्रोग्राम में हर किसी की समस्याएं उसमें सबको अवगत भी कराते रहते हैं हम लोग इनको, और उसका समाधान भी होता रहता है। हमारे सांसद जी के कार्यकाल में रोड की सारे व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो गई। आने जाने में पहले ऐसी नहीं थी, सारी रोड की कनेक्टिविटी है, सारे अपने कार्यकाल में सांसद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से करा। मेरठ संसदीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित सैकड़ों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद से मेरठ और राजधानी दिल्ली के बीच रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। इसके अलावा मेरठ को यूपी के दूसरे शहरों से जोड़ने वाले हाईवेज के निर्माण से लोगों को सुविधा हुई है और जाम से छुटकारा मिला है। दिल्ली मेरठ के बीच भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का निर्माण कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। रैपिड रेल के जरिए यात्री महज 50 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच सकेंगे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे लोकार्पित हो चुका है, 1 साल से वो कार्य कर रहा है। इसके अलावा अन्य कनेक्टिविटीज़ हमको मिली हैं, चाहे हापुड़ की दिशा में हो, चाहे वो नजीबाबाद बिजनौर की दिशा में हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की दिशा में हो, चाहे वो बागपत की दिशा में हो, और चाहे वो जैसा मैंने कहा दिल्ली की दिशा में हो। यानी केवल दिल्ली की कनेक्टिविटी नहीं, आसपास की भी जो सारे दिशाओं में जो सड़कें वो बनी हैं, रेल कनेक्टिविटी की दृष्टि से हमें इस बात का गौरव है और हम इसका आभार भी व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देश की पहली रीजनल रेल रैपिड रेल वो मेरठ के अंदर दिल्ली से मेरठ की बन रही है और बहुत तेज़ी से उसका विकास हो रहा, निर्माण हो रहा है। मैं समझता हूं कि 2023 के अंत तक या 2024 के प्रारंभ तक यहाँ तक रैपिड रेल चल पड़ेगी। एयर कनेक्टिविटी का जो विषय है, जो रीजनल कनेक्टिविटी की जो स्कीम है उसके अंदर मेरठ भी है और हवाई अड्डा भी यहाँ पर शीघ्र ही स्थापित होने वाला है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, ये लगभग 10,000 करोड़ का है। इसका एक 5वां चरण भी बन रहा है, वो जो मेरठ से और हापुड़ रोड से कनेक्टिविटी उसको प्रदान करेगा। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो रेल का है, रैपिड रेल का, वो लगभग 34,000 करोड़ का है। इसी प्रकार अन्य रोड्स जो मैंने बताई हैं, तो कुल मिलाकर के एक मेरा 70,000 करोड़ के आसपास के काम, और मैं वास्तव में पूरे देश में विकास के काम हो रहे हैं, प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, परंतु निस्संदेह मेरठ के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी की, सभी संबंधित मंत्रियों की बहुत बहुत कृपा रही है और मैं मेरठ की जनता की ओर से बहुत उनका आभार और अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से कनेक्टिविटी में बहुत सुधार आ गया है, जिससे कि उस पे व्यापार पे भी बहुत असर है। जो बाहर का व्यापारी है वो ईजिली भी आ जा सकता है, समय नहीं लगता है पहले की भांति। जैसे मोदी नगर में, मुरादनगर में जाम लगता था, वो सब खत्म हो गया है। मेरठ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मेरठ, मेरठ साउथ, मेरठ कैंट, किठौर और हापुड़ शामिल है। एक बात मैं आपको बड़ी रोचक बताता हूं मैं कि यहाँ मेरठ के अंदर ये एक कश्यप कॉलोनी है, जिसके अंदर देश की आज़ादी के बाद से अब तक भी बिजली की व्यवस्था नहीं थी। यानी लगभग जो है 2000 के लोगों की बस्ती है, नगर निगमों के क्षेत्र में है, कोई योजना नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और उसमें एक रास्ता निकला और पहली बार उस बस्ती ने बिजली को देखा और उन्होंने उत्सव मनाया। तो जो सारी चीज़ें हैं, बात तो बड़ी छोटी थी, बड़ी पर बहुत महत्वपूर्ण है। मेरठ हापुड़ संसदीय क्षेत्र में हर धर्म और वर्ग के लोग रहते हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रही है।
आज देश की आज़ादी के बाद से वोट बैंकिंग राजनीति चलती रही, लोगों को खाँचों में बांटा जाता रहा। ये ऐसा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है जिसके आर्थिक प्रभाव तो हैं ही, सामाजिक प्रभाव तो है ही, देश की एकता की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम अद्भुत है और इसके माध्यम से ही वास्तव में प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, एकता का जो भाव है उसका विकास हो सकता है। मेरठ हापुड़ संसदीय क्षेत्र में लोगों को केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिल रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्के मकान मिले हैं। संसद टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लाभार्थियों से बातचीत की। 3 लड़कियां हमारी और पापा हैं, मम्मी है, भाई भी हैं, तो दिक्कत होती थी थोड़ी कच्चे मकान में, इसलिए फार्म भर गए थे पापा डूडा में। तो फिर मुझसे पास हुआ, वो चेक करने आए थे, तो जब जाकर पास हुआ फिर ये मकान बना। ये मैंने डूडा ऑफिस में अप्लाई किया था। मेरा घर तो ऐसा था कि कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ऐसा था कि गड्ढे में गया हुआ था, बिल्कुल बहुत ही बेकार था। पर योगी जी और मोदी जी के उससे बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मिला। मेरठ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में उज्ज्वला योजना का भी खूब लाभ मिला है। स्थानीय महिलाओं के मुताबिक उनकी परेशानियां कम हुई हैं। पहले भी लकड़ी कुड़ी में बनाते थे, अब गैस मिल रही है, गैस बनाते हैं। जो प्रधानमंत्री योजना है, हमने कम से कम 200-250 मकान बनवा दिए हैं और ये जो गैस सिलेंडर है इन्हें कम से कम 1000-1500 दिलवा दिए हमने। वही था बस, इनके बनाने में थोड़ी दिक्कत तो हो गई है, लेकिन अब नहीं है इतना, से मिल गया है तो भरवा ले, जल्दी खाना बन जाता है। मेरठ लोकसभा सीट की जनता के साथ ही सांसद राजेंद्र अग्रवाल को इस बात का संतोष है कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। केवल मेरठ के अंदर 24,000 के लगभग आवास गरीब लोगों को प्राप्त हुए हैं, ये बड़ी बात है। और इसी प्रकार से जो उज्ज्वला योजना है या शौचालय बने हैं, बहुत, यानी प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर ये जो हमारा क्षेत्र है ये संतृप्त क्षेत्र है इस वक्त। जहाँ शौचालय नहीं थे वो पूरी तरीके से शौचालय हैं, या जहाँ पर जो है उज्ज्वला गैस के योजना के माध्यम से आज गैस सबके पास है। तो ये जो सारी चीज़ें, पानी है, शहरी क्षेत्र के अंदर पानी की व्यवस्था पहले से भी अच्छी रही है, परंतु जहाँ कहीं अब ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से नल से जल उस व्यवस्था का विस्तार हो रहा है। जो जनधन खाते हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ जनधन खाते ने ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन किया है कि सामान्य जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसको उसकी मदद जो सरकार करना चाहती थी उस तक पहुँचती नहीं थी, उस तक पहुँच रही है। यानी मेरठ के अंदर भी 3 लाख के आसपास इस प्रकार के खाते खुले हैं। मेरठ खेलों से जुड़े सामान के उत्पादन के लिए पूरे देश में मशहूर है। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। मेरठ में बने बैट्स की तो क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच खास डिमांड रहती है। हालांकि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की मांग है कि स्पोर्ट्स गुड्स पर लगने वाली जीएसटी दरों को कम किया जाए। 18% का टैक्सेशन है हमारे ट्रेड के ऊपर। जो मेन जैवलिन बच्चा फेंकता है आपका, उसके ऊपर आपने 18% टैक्सेशन लगा रखा है। स्कूल्स ने परचेजिंग तक बंद कर दी हुई है, तो मतलब आप प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, मेडल्स भी चाह रहे हैं। अभी ये जूते का जो स्लैब था 5 से 12% पे चला गया, ये सब 18% पे भी है। तो उससे गरीब बच्चा खेलने के लिए, उसके एक तरफ तो गवर्नमेंट चाहती है देश के लिए मेडल आए, पदक आए, तो अब ये बच्चे ही खेल उसके पकड़ होता है, पकड़ से दूर हो रहा है, महंगा हो रहा है सामान। मेरठ हैंडलूम इंडस्ट्री का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ बने हैंडलूम प्रोडक्ट्स की अपनी अलग पहचान है और पूरे देश में इनकी बड़ी डिमांड है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक बेहतर कनेक्टिविटी के चलते यहाँ के उद्योग जगत को खासा फायदा हो रहा है। हमारी मेरठ की दिल्ली से कनेक्टिविटी 50 मिनट की हो गई है। कोई व्यापारी अब आराम से हमारे हैंडलूम नगरी में आ जाएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और हमारे उद्योग बढ़ेंगे। पहले हमारा जो व्यापारी था, जो बाहर प्रदेशों से आता था, जो कर्नाटक से, तमिलनाडु से, वो सब दिल्ली आकर परचेजिंग कर चला जाता था। जब से मेरठ की कनेक्टिविटी दिल्ली से बहुत फास्ट हुई है, सभी व्यापारी मेरठ आने का मन बना लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण प्रदूषण मेरठ की बड़ी समस्या है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करके ही इस समस्या को कम किया जा सकता है।
मेरठ हापुड़ संसदीय क्षेत्र की जो सांसद है राजेंद्र अग्रवाल जी अपने क्षेत्र में निकले हैं, एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अब अग्रवाल जी, आप कार्यक्रम में लोग भी मौजूद हैं, वृक्षारोपण कितना महत्वपूर्ण, खासकर आपकी संसदीय क्षेत्र के लिए? नहीं, संसदीय क्षेत्र की दृष्टि से भी और वैसे भी देखिए, पानी को संरक्षित करने के जो प्राकृतिक उपाय हैं उसमें वृक्ष सर्वोपरि है। फिर इसके बाद हमारे तालाब हैं, तो जैसे अब अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर 75 तालाब प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंदर उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हुआ है। और उसी प्रकार से वृक्षारोपण तो सतत चलने वाला कार्यक्रम है और वृक्षारोपण के माध्यम से ही वास्तव में पानी को रोका जा सकता है। तो पानी का गिरता जो जल स्तर है उसको संभालने के लिए, शुद्ध पानी अगली पीढ़ियों को उपलब्ध कराने के लिए वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण है। मेरठ के स्थानीय युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले, इस मकसद से मेरठ में आईटी पार्क की स्थापना की गई है। इस आईटी पार्क में कई कंपनियों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। जब से आईटी पार्क जैसी प्रोजेक्ट को मेरठ में स्थान मिला है, तो अब मेरठ का नाम ऐसा हो गया कि जो बेंगलोर से, दिल्ली से, हैदराबाद से लोग आईटी पार्क में अपना व्यापार यहाँ जमाना चाहते हैं और इससे एक बहुत बड़ी मतलब कनेक्टिविटी मेरठ को एनसीआर में मिल रही है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के प्रयासों से मेरठ के अब्दुल्लापुर में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत हो गई है। ये केंद्र स्थानीय भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में अहम योगदान दे रहा है। इसके अलावा मेरठ कैंट एरिया में पासपोर्ट कार्यालय खुलने से भी पूरे मेरठ संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा हुई है। मेरठ के अंदर पासपोर्ट ऑफिस खोला गया है। पासपोर्ट ऑफिस के लिए जब हम अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद जाते थे तो पूरा दिन खराब होता था। उसके हमारे अब जो है हम मेरठ में लोकल में ही छावनी में वो पासपोर्ट ऑफिस खोला गया है। हम जाते हैं, 8 घंटे में हमारा पासपोर्ट का काम खत्म हो जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेरठ में अच्छा काम हुआ है। नए अस्पताल के निर्माण के साथ ही दूसरे अस्पतालों में मरीजों के लिए सुविधाओं को बेहतर किया गया है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेरठ में भी ऑक्सीजन का संकट आया था, लेकिन अब सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स मौजूद हैं। मेरठ के अंदर भी जैसे ऑक्सीजन की समस्या थी, तो हम लोगों ने निधि से भी हमने कुछ गैस के प्लांट बनवाए, ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए, अन्य लोगों को प्रेरित किया, जो अन्य सामग्रियाँ थी उनका वितरण किया। और कुल मिलाकर के दूरस्थ स्थानों के अंदर भी, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हैं, वहाँ भी हमने उन सुविधाओं का विस्तार करते हुए सामान्य जन तक कोरोना से लड़ने की जो उसकी क्षमता थी उसको हमने बढ़ाया। पब्लिक लाइफ में व्यस्त रहने वाले सांसद राजेंद्र अग्रवाल को किताबें पढ़ना पसंद है। घर में इनकी अपनी लाइब्रेरी है जिसमें इन्होंने अपनी पसंद की पुस्तकों का संग्रह किया है। मैं विद्यार्थी तो भौतिक विज्ञान का हूँ मैं, परंतु सामान्यतया मेरी रुचि प्रारंभ से ही इतिहास में, साहित्य में और दर्शन में। और अब क्योंकि क्षेत्र भी बदल गया है तो राजनीतिक जो टिप्पणियाँ हैं, बायोग्राफीज हैं कुछ, वो बहुत प्रेरक होती हैं। तो इस प्रकार की मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ और अब समय कम मिलता है, लेकिन तो भी मेरी कोशिश होती है कि घंटा भर, आध घंटा ही सही, मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहूँ। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को तरजीह देने के बाद राजेंद्र अग्रवाल परिवार को कम ही समय दे पाते हैं। हालांकि विशेष आयोजनों पर ये जरूर मौजूद रहते हैं। परिवार को समय तो कम दे पाते हैं, लेकिन जो विशेष अवसर होते हैं उनसे चूकते नहीं हैं, वहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं। इतना हमें ज़रूर करना पड़ता है, वो एक डायरी कैरी करते हैं। तो हमें कई बार अपने कोई जो भी आगे कार्यक्रम है या कुछ प्रोग्राम कहीं का बना है तो हमें उसमें मतलब बुकिंग करानी पड़ जाती है। तो टीवी का कुछ आर्टिकल को कोई आइटम देख लिया या इसी प्रकार की कुछ चीज़ें शेयर कर ली, ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके साथ कुछ समय बिता लिया, तो इसी प्रकार से समय बीतता है। और असली बात यही है कि परिवार के लिए समय वास्तव में बहुत कम मिल पाता है। आप सवेरे से सक्रिय होते हैं और देर रात तक काम करते रहते हैं, तो घर में आना, भोजन करना, थोड़ा बहुत देर बैठना और फिर सो जाना।
राजेंद्र अग्रवाल का परिवार इनके काम में पूरा सहयोग करता है। इनके परिजनों का कहना है कि इनके लिए जनता पहले और परिवार बाद में है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि उनके लिए राजनीति सिर्फ समाज सेवा है और वो ये काम समाज सेवा के मन से ही करते हैं। और दूसरी, वो बहुत मेहनती हैं। मतलब मैं तो जब से देखता आ रहा हूँ, वो डेली सुबह 6:30 बजे उठ जाते हैं, 7 बजे से लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं और इट गोज़ अप टू मतलब रात को 11 बजे तक ये चलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात जो इनकी है, एक तो अवेलेबिलिटी सब लोगों के लिए बहुत रहती है। जो भी व्यक्ति घर पे आया है, भले ही वो रात को देर से भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि उसको मना कर दिया गया या कभी मना करते हो। हमेशा उससे बात करते हैं, उसकी समस्या सुन लेते हैं। कोई भी अगर कॉल आती है तो उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। अपनी खुद की हेल्थ की परवाह किए बिना और अपनी बाकी चीज़ों की परवाह किए बिना अपना सब कुछ जन सेवा के लिए दे देते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ भी हो, अगर सामने वाले को किसी को भी कुछ भी इशू है, दिक्कत है, तो वो अपने को पीछे करके पहले उनकी जो भी सेवा है या जो भी उनका काम है, पहले वो उसको करवाते हैं। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का सपना है कि मेरठ लोकसभा क्षेत्र जल्द से जल्द देश का समर्थ क्षेत्र बने। एक सांसद के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर भी एक विज़न क्या है मेरठ संसदीय क्षेत्र के लिए, और ये रह गया है ये मुझे ज़रूर करना है, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? मेरठ बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उसका गौरव बहुत रहा है। बीच के कार्यकाल के अंदर जो कुछ भी समस्याएं आई वो अलग विषय है। तो मुझको एक तो लगता है कि पूरी तरीके से एक समर्थ क्षेत्र के रूप में ये स्थापित हो। यहाँ से यदि हमने क्रांति की शुरुआत करी तो यहाँ से हम एक सामर्थ्य का भी जागरण यहाँ पर हो। एक तो ये पूरी, अब ये विषय हालांकि एकदम से सामर्थ्य के जागरण का क्या अर्थ है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रोज़गार के अवसर बहुत निर्माण हों, यहाँ के बच्चे जो है पूरे अपनी क्षमता का उपयोग देश के निर्माण में कर सकें। और ये आगे के कार्यक्रमों की मैं सोचूं तो मुझे एक तो लगता है कि कैंटोनमेंट का विषय ये अपनी एक सीमा तक पहुँच करके पूर्ण हो। ये इसका बहुत जरूरी है क्योंकि कैंटोनमेंट का बड़ा क्षेत्र है ये, और हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी छावनी मेरठ के अंदर आती है। इसके अलावा दूसरा जो मुझे लगता है हवाई अड्डा का जरा थोड़ा सा विषय अटका हुआ है, जरा वो हो जाएगा तो बहुत उससे एक सड़क क्षेत्र की का बहुत लाभ हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कि काली नदी है यहाँ पर, वो हमने उसके लिए लगभग 682 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मंजूर कराया, वो अब आ रहा है, वो एग्जीक्यूट होने की स्थिति में है। तो काली नदी हमारी स्वच्छ हो जाए। इसी प्रकार से जो शहर की जो समस्याएं हैं जिनका मैंने प्रारंभ में उपयोग किया, मैं उस पर कंसंट्रेट भी करूंगा कि यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, ये समस्याएं खत्म हो जाएं। तो मेरठ एक शहर भी खूबसूरत हो, क्षेत्र अच्छा भी हो, विकसित भी हो, यही सपना है जी। तो राजेंद्र अग्रवाल जी का साफ कहना है कि मेरठ को विकास की दिशा में जो प्रयास हैं उनके वो लगातार जारी रहेंगे और यहाँ की जन समस्याएं भी कम हों उसके लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। राजेंद्र अग्रवाल जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।